एक बीरबल और घोड़े की शादी। क्या कभी आपने घोड़े की शादी देखी है? कभी सोचा है कि अगर किसी जानवर की शादी दरबार में हो जाए, वो भी पूरे राजसी ठाट से? नहीं ना? तो सुनिए एक ऐसी ही कहानी जो हंसी से लोटपोट कर देगी और दिमाग में एक सवाल छोड़ जाएगी। ये सब क्या सच में हुआ, या कोई बहुत बड़ी चाल चल दी गई थी? एक सुबह अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मेरे सबसे प्रिय घोड़े शहजादा के जीवन में अब अकेलापन नहीं रहना चाहिए। हम उसकी शादी कराना चाहते हैं, पूरी शाही रस्मों के साथ। पूरा दरबार सन्न। किसी को समझ नहीं आया कि ये मजाक था या असली आदेश। कुछ मंत्री फुसफुसाने लगे, बादशाह को शायद अब दरबार के बजाय अस्तबल की चिंता ज्यादा होने लगी है। पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। बस दुल्हन चुनने का काम मुझे सौंप दीजिए। अकबर ने कहा, अगर तुम ये कर पाओ तो मैं तुम्हें पूरे महीने की दरबारी जिम्मेदारी से छुट्टी दूंगा। अब दरबारियों की आंखों में जलन और कानों में खुजलाहट होने लगी। बीरबल अपने सेवकों को लेकर नियंतिम दृश्य। साध्वी बीरबल की मां दूर खड़ी बोली, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा निकला, लेकिन क्या वो जानता है कि अभी एक रहस्य बाकी है? बीरबल पलटा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी और उसके पीछे एक झूठी दीवार में था एक और दरवाजा। या वो जानबूझकर बीरबल को असली मकसद से दूर कर रही थी? क्या उस दरवाजे के पीछे है बीरबल की असली जड़ें? क्या आप अगली रहस्यमयी गाथा जानना चाहेंगे? बीरबल और राजमहल की सातवीं परछाई? जवाब छुपा है अगले रहस्य में। कल पड़ा दुल्हन ढूंढने। शहर भर में उसने मादा घोड़ियों की खोज की। रंग, नस्ल, चाल और खानदान की जांच हुई। फिर 3 घोड़ियां पसंद की गई। 1 रानीपुर की रेशमी पूंछ वाली, 2 उज्जैन की तेज रफ्तार वाली, 3 और इलाहाबाद की राजवंशी वंशज। दरबार में बाकायदा तीनों के परिचय पत्र पेश किए गए। शाही बैठक में घोड़े की पसंद पूछी गई, जो कि सिर्फ घास चरते हुए कान हिलाता रहा। बीरबल ने शादी के निमंत्रण भिजवाए। हाथियों पर बैठे पंडित ढोलकिए, नर्तकिया और दरबारी बारात में शामिल हुए। घोड़े को सोने की जीन और मोर पंखों से सजाया गया और फिर शाही बारात निकली। लोग हंसते हंसते पगला गए। कभी किसी घोड़े ने इतनी महंगी शादी नहीं देखी। शादी की रात, जब सब रस्में पूरी होने वाली थी, अचानक बीरबल ने घोषणा की, ये विवाह रोक दिया जाए। सन्नाटा। अकबर चौंक कर बोले, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस विवाह के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है और ये घोड़ा केवल बहाना है। सबका चेहरा पीला पड़ गया। दरबारियों के चेहरों पर डर था। कुछ मंत्री पसीना पोंछने लगे। और घोड़ा अब तक घास चबा चबा कर। कौन था असली मास्टरमाइंड इस शादी के पीछे? क्या बीरबल समय रहते राज खोल पाएगा? बीरबल और अस्तबल की साजिश। बीरबल और अस्तबल की साजिश। पिछली रात की उलझन। राजमहल के बीचों बीच जब घोड़े की शादी होने ही वाली थी, बीरबल ने अचानक उसे रोक दिया और कहा, इस विवाह में कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ जानबूझकर की गई है। अकबर चौंक उठे। मंत्रीगण सहम गए। घोड़ा अब भी मासूमियत से घास चबा रहा था। बीरबल ने कहा, इस शादी के नाम पर कुछ लोग शाही खजाने में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जो घोड़े की शादी के बहाने विशेष बजट स्वीकृत हुआ, उसमें सोने की जीन, चांदी के नाल और दूल्हे के लिए माणिक्य मुकुट जैसी बातें थी। पर असल में ये चीजें अस्तबल तक पहुंची ही नहीं। बीरबल ने 3 पर्चियां पेश की। 1 एक फर्जी दस्तखत वाला बिल। 2 एक रेशमी थैली जो अस्तबल की नहीं बल्कि महामंत्री के सेवक के घर से मिली। 3 और तीसरी अस्तबल के एक नौकर की गुप्त चिट्ठी, जिसमें लिखा था, मंत्री जी, घोड़े की शादी वाला सोना आज रात पीछे के रास्ते रवाना कर दिया जाएगा। अकबर गरजे, बीरबल, बताओ कौन है इस षड्यंत्र का सरगना?
बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी जवाब नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कल सूरज डूबने से पहले असली दोषी आपके सामने होगा, रंगे हाथों। उसी रात बीरबल ने अस्तबल में कुछ सेवकों को तैनात किया, कुछ को पीछे के गोदाम में, और खुद छुपकर निगरानी करने लगा। धीरे धीरे अंधेरे में 3 छायाएं उभरी। एक छोटा आदमी, एक लंबा साया, और तीसरा बिल्कुल पहचाने जाने वाला शाही वजीर खुद। वे सब मिलकर जीन और आभूषण एक गाड़ी में भर रहे थे। अगली सुबह दरबार में एक घोड़ा घसीटता हुआ आया, जिसकी जीन गायब थी। उसके साथ था एक गाड़ी वाला जो चिल्ला रहा था, हुजूर, रात में जो लोग इस गाड़ी में सामान भर रहे थे वो ये थे। गाड़ी वाले ने 3 नाम बताए, और वो नाम थे, हुजूर, बीरबल बोला, नाम बताने से पहले एक आखिरी कड़ी बाकी है। इस पूरी साजिश के पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसे आपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था। क्या वाकई वजीर ही असली मास्टरमाइंड है या कोई और भी गहरा राज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घोड़े की शादी महज एक बहाना था किसी और साजिश को छुपाने का? जानिए अगले भाग में बीरबल और शाही विश्वासघात का पर्दाफाश। पिछले एपिसोड में अकबर के प्यारे घोड़े की शादी के बहाने बीरबल ने एक अजीब चाल पकड़ी थी। शाही खजाने से कीमती गहनों की चोरी, झूठे बिल और आधी रात को गुपचुप सामान गाड़ी में भरते हुए लोग। बीरबल ने साफ कह दिया था, इस घोड़े की शादी नहीं, ये तो दरबार की ईमानदारी की परीक्षा है। दरबार का अगला दिन सबकी सांसें अटकी हुई। अकबर बादशाह अपनी सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। चारों ओर खामोशी थी, न कोई हंसी, न कोई हलचल। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़े थे, कई तो चुपचाप दाढ़ी खुजा रहे थे। तभी बीरबल आया, अपने हाथ में एक बड़ा मटका लिए। बीरबल ने कहा, हुजूर, इससे पहले कि मैं दोषियों के नाम बताऊं, एक आखिरी परीक्षा कराना चाहता हूं। इस मटके में है सच्चाई का तेल। जो भी दोषी नहीं है उसका हाथ इसमें डालते ही साफ रहेगा, लेकिन जिसने चोरी की है उसका हाथ काला हो जाएगा। अब दरबार में एक एक मंत्री, सेवक और वजीर ने बारी बारी से हाथ डाला। हर किसी का हाथ साफ निकलता गया, पर तभी बीरबल चिल्लाया, रुकिए। जो तीसरे नंबर पर था उसने मटके में हाथ ही नहीं डाला। सबका ध्यान गया महामंत्री की ओर। उसने डर के मारे तेल छुआ ही नहीं था। उसका हाथ एकदम साफ था, बिल्कुल अछूता। बीरबल बोला, हुजूर, जिसने पाप किया होता है वो उसे छिपाने में सबसे ज्यादा डरता है। महामंत्री ने न केवल खजाना चुराया बल्कि 3 और मंत्रियों को साथ मिलाकर घोड़े की शादी के नाम पर लाखों की लूट की योजना बनाई। 1. नकली घोड़ियां चुनी गई जिनके मालिकों को रिश्वत दी गई थी। 2. झूठे बिल सोने की जीन, हीरे की लगाम कागज पर थे, हकीकत में नहीं। 3. गाड़ी में गहनों की चोरी, रात में अस्तबल से, दिन में दरबार में उत्सव। और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने सोचा था बीरबल घोड़े की शादी में उलझा रहेगा और हम सब हाथ साफ कर देंगे। अकबर ने क्रोध में तीनों सहपराधी मंत्रियों को पद से हटाया, महामंत्री को कैद में डाला और बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम न होते तो आज दरबार की हंसी दरबार की बेइज्जती बन जाती। और फिर बीरबल ने कहा, अब अगर आप कहें तो असली शादी करवा दूं, लेकिन इस बार इंसानों की। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल के पास एक खबर आई। दरबार में एक साध्वी आई थी जो खुद को भविष्यवक्ता कहती थी। वो कहती थी, मैंने देख लिया है, बीरबल अब 2 दिन बाद इस दरबार में नहीं रहेगा। अकबर चौंके। बीरबल मुस्कुराया, पर दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या बीरबल को कोई और चाल में फंसाने की कोशिश हो रही है? कौन है ये साध्वी और उसका असली मकसद क्या है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और नकली भविष्यवक्ता साध्वी। क्या वाकई बीरबल 2 दिन बाद दरबार छोड़ देगा?
क्या साध्वी की भविष्यवाणी कोई ईश्वरीय संकेत है या किसी चाल की बुनियाद? अकबर बादशाह अपने निजी बाग में टहल रहे थे। तभी एक सेवक घबराया हुआ दौड़ता आया। हुजूर, वो साध्वी आज फिर आई है और कह रही है कि बीरबल की किस्मत पलट चुकी है। अकबर ने तुरंत उसे दरबार बुलाया। साध्वी एक सफेद घूंघट में आई। उसकी आंखों से रहस्य टपक रहा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके दरबार में अब शुद्धि की आवश्यकता है। बीरबल की बुद्धि अब शत्रु बन चुकी है। यदि 2 दिन में इसे दरबार से हटाया न गया तो महल में रक्त बहेगा। कुछ मंत्री तो पहले ही बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। अब वे साध्वी की बातें सुनकर कानों में फुसफुसाने लगे। कुछ तो गड़बड़ है। क्या सचमुच बीरबल शापित हो गया है? लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा रहा। मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 दिन के भीतर इस साध्वी की सच्चाई साबित कर सकता हूं। अकबर ने हामी भरी और साध्वी ने चेतावनी दी, तुम चाहो तो कोशिश कर लो बीरबल, लेकिन कोई ताकत तुम्हें तीसरे दिन बचा नहीं सकेगी। उस रात बीरबल वेश बदलकर साध्वी के पीछे पीछे महल के बाहर निकला। वो साध्वी महल से निकलकर सीधे शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर गई। वहां एक सुनसान गुफा में उसने किसी को सीटी बजाकर बुलाया और तभी बीरबल ने देखा वो साध्वी अकेली नहीं थी। वहां 3 और आदमी पहले से मौजूद थे, जिनमें से एक की आवाज जानी पहचानी थी। काम अच्छा चल रहा है, बस बीरबल को हटाना है, फिर सारा खजाना हमारा। बीरबल ने गुफा के भीतर झांका। वहां शाही दरबार से चुराए गए कई कीमती सामान और दस्तावेज छिपा रखे थे। साध्वी असल में एक नाटकबाज थी, जो 3 पूर्व दरबारी मंत्रियों की मदद से बीरबल को फंसाने और दरबार से हटवाने की साजिश कर रही थी। दरबार सजा था, लेकिन माहौल गंभीर था। साध्वी बोली, समय समाप्त हुआ, अब बीरबल को दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, अगर मेरी बात पर विश्वास हो तो मुझे आज शाम तक की मोहलत दें। मैं आपके सामने इस साध्वी की असली पहचान लाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, यह तुम्हारा आखिरी दिन है। या तो तुम खुद को साबित करो या दरबार छोड़ दो। बीरबल साध्वी को लेकर आया, लेकिन अब उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था और जैसे ही चेहरा सबने देखा, पूरा दरबार चौंक गया। वो कोई महिला नहीं थी, बल्कि एक पूर्व भ्रष्ट दरबारी मंत्री, जिसने अपना चेहरा बदलकर ये चाल चली थी। बीरबल बोला, ये है वजीर जाफर, जो 4 साल पहले दरबार से निकाला गया था। इसी ने साध्वी बनकर डर फैलाया ताकि मुझे हटवाकर दरबार में फिर से घुस सके, और इसका साथ दे रहे थे 3 और पूर्व दरबारी जो अब भाग चुके हैं। बीरबल ने वो गुफा, खजाना, नकली दस्तावेज और सभी साजिश के सबूत दरबार में पेश किए। अकबर खड़े हुए और गुस्से से बोले, जो लोग ईश्वर के नाम पर लोगों को डराते हैं, वे सबसे बड़े अपराधी हैं। बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी। उस पत्र में लिखा था, बीरबल, अगर तू हमें न रोकता तो अगली बार दरबार में आग लग जाती, पर अब हम आएंगे फिर, और इस बार तुम्हारे सबसे करीबी को निशाना बनाएंगे। इंतजार कर अगली अमावस्या तक। बीरबल के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरी। कौन है ये रहस्यमय संगठन? और अब जब हमला बीरबल के करीबी पर होने वाला है, क्या वो खुद को संभाल पाएगा? जानिए अगले भाग में। बीरबल और अमावस्या की भविष्यवाणी। क्या सचमुच बीरबल के किसी करीबी पर हमला होगा? कौन है इस रहस्यपूर्ण खत का लेखक? और क्यों अमावस्या की रात चुनी गई है? दरबार में घनघोर सन्नाटा। बीरबल ने खत को 2 बार पढ़ा। शब्द भले लिखे गए थे स्याही से, लेकिन उनमें लहू की गंध थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इसमें कोई खास बात है? बीरबल गंभीरता से बोला, हुजूर, अब ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे दरबार की परीक्षा है। किसी ने साफ साफ कहा है कि अगली अमावस्या की रात
मेरे सबसे करीबी को चोट पहुंचाई जाएगी। अकबर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो फिर तैयारी करो बीरबल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले 7 दिन बीरबल ने हर मंत्री, हर सेवक, हर गुप्तचर पर नजर रखनी शुरू कर दी। पर सबसे अजीब बात यह थी, जिस दिन पत्र आया था उसी दिन दरबार के नए बावर्ची, बर्तन मांजने वाला और घुड़साल का नौकर तीनों नए भर्तियां थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, शत्रु चुप नहीं बैठा, पर अब मैं उसे खुद अपने पास बुलाऊंगा। शाही महल की सारी मशालें बुझा दी गई। सिर्फ कुछ दीपक जल रहे थे ताकि अंधेरे में कोई भी आहट साफ सुनाई दे। बीरबल ने सबसे करीबी 3 लोगों को एक एक कक्ष में छुपा दिया। एक कक्ष में उसका प्रिय घोड़ा, 2 दूसरे में उसका पुराना सेवक माधव, 3 तीसरे में उसका सबसे बड़ा राज, एक पुराना दस्तावेज जो उसके पास बचपन से था, जिसे वो अपना सौभाग्य मानता था। आधी रात, जब हवा भी सांस रोककर खड़ी थी, महल में अचानक खटका हुआ। घोड़े के कमरे की ओर एक परछाई सकती दिखाई दी। बीरबल ने तुरंत गुप्त सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा, वो कोई नौसिखिया नहीं था। वो था खुद महल का नया बर्तन मांजने वाला। पर असल में वो था नासिर बख्त, एक भूतपूर्व गुप्तचर जिसे बीरबल ने वर्षों पहले निर्वासित करवाया था। बीरबल के घोड़े को जहर नासिर बख्त के पास से एक शीशी निकली। वो बोला, मैं बीरबल से उसके सबसे करीबी को छीनने आया था। उसका घोड़ा, जो उसके हर युद्ध और यात्रा में उसका साथी रहा। पर अफसोस, तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, पर तुम ही नहीं हो जो अंधेरे में थे। मैं भी वही था, पर उजाले की सोच के साथ। लेकिन तभी असली झटका आया। जब बीरबल घोड़े की हालत देखने पहुंचा तो पाया घोड़ा शांत था, लेकिन उसके चारे में पहले ही कुछ मिला दिया गया था। सौभाग्य से बीरबल ने 2 दिन पहले ही सारे जानवरों का खाना बदलवा दिया था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने जैसे ही दस्तावेज वाला कक्ष खोला, वहां सब कुछ तहस-नहस था। और वो पुराना दस्तावेज, जो बीरबल के बचपन से उसके पास था, गायब था। दीवार पर सिर्फ एक निशान बना था, 3 त्रिकोण, और नीचे लिखा था, अब तुम्हारे भूत को तुम्हारा वर्तमान बनाएंगे। तैयार रहो, अगला मोहरा है बादशाह खुद। क्या सच में अब अकबर पर खतरा मंडरा रहा है? कौन है ये गुप्त संगठन जो बीरबल के अतीत से जुड़ा है? और क्या वो रहस्यमयी दस्तावेज दरबार का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता है? जानिए अगले भाग में। 3 बीरबल और बादशाह की रहस्यमयी मौत। क्या बादशाह अकबर सचमुच मारे गए? कौन है वो जो बीरबल के अतीत को वर्तमान में घसीट लाया? और 3 त्रिकोणों का अर्थ क्या है? सूरज की पहली किरण अभी आकाश पर आई ही थी कि महल में कोहराम मच गया। घोषणा हुई, बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में मृत पाए गए हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल को जैसे किसी ने सीने में पत्थर रख दिया हो। पर उसके चेहरे पर दुख के साथ एक जिज्ञासा भरी चुप्पी भी थी। उसने तुरंत शाही वैद्य, अंगरक्षकों और गुप्तचरों को बुलाया। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी, बादशाह के कमरे में कोई दरवाजा टूटा नहीं था, कोई खिड़की खुली नहीं थी, और नहीं कोई जहर का असर। बीरबल ने उस कमरे को देखा जैसे एक ऋषि ध्यान लगाकर शास्त्र पढ़ता है। उसने शयन कक्ष की दीवार पर एक बहुत हल्की सी उकेरी गई आकृति देखी, 3 त्रिकोण, और नीचे कुछ नया लिखा था। अब बीरबल को भी नींद आएगी, गहरी, अंधेरी और अंतिम। बीरबल ने यह देखकर गहरी सांस ली। तो ये सिर्फ अकबर को नहीं, पूरी व्यवस्था को गिराने की योजना है। ठीक उसी दिन महल के द्वार पर एक रहस्यमयी महिला आई। सिर से पांव तक काले वस्त्रों में, आंखों में लाल सुरमा और हाथ में एक लोहे की घंटी। उसने कहा, मैं वो साध्वी हूं जो भविष्यवाणी करती नहीं, भविष्य बनाती है। तुम्हारी व्यवस्था अब समाप्त होने वाली है बीरबल।
बीरबल ने उसे पहचान लिया। वो वही नकली भविष्यवक्ता साध्वी थी जिसे बीरबल ने पहले अपमानित कर दरबार से निकाला था। लेकिन अब वो अकेली नहीं आई थी। उसके पीछे खड़े थे 3 लोग जिनके चेहरों पर पट्टी थी, पर उनकी भुजाएं सैनिकों जैसी मजबूत थी। बीरबल ने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे बादशाह कहीं नहीं गए, वो हमारे दिल में जीवित है। पर इस रहस्य की जड़ तब तक नहीं कटेगी जब तक हम अंधेरे की जड़ को न पहचाने। अगले 7 दिन दरबार बंद रहेगा। मैं अकेले निकलूंगा उस साध्वी की दुनिया में जहां सच्चाई और धोखा एक ही जाल में फंसे हैं। बीरबल की यात्रा शुरू कालगुहा की ओर। शाम होते ही बीरबल घोड़े पर सवार होकर कालगुहा की ओर चल पड़ा। एक ऐसा स्थान जिसे लोग सपनों का कब्रिस्तान कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाले को या तो ज्ञान मिलता है या पागलपन। पर बीरबल जानता था, मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं, सिर्फ अकबर का नाम और हिंदुस्तान की आबरू बचानी है। बीरबल जब कालगुहा पहुंचा तो वहां हवा ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी। हर पेड़ से उल्टे लटके हुए कागज थे, जैसे किसी ने सपनों को उल्टा टांग दिया हो। अचानक एक खंभे से एक आवाज आई, तू वापस जा बीरबल, वरना अगला शव तेरा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जब तक मैं उस रहस्यमयी दस्तावेज को नहीं पाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने वो शब्द कहे, जमीन फट गई और बीरबल एक अंधेरी सुरंग में गिर गया। कौन है वो 3 त्रिकोणों वाला गुप्त संगठन? क्या बादशाह वाकई मारे गए या ये महज एक भ्रम है? और नकली साध्वी आखिर चाहती क्या है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और कालगुहा के 3 द्वार, मौत, मोह और मुक्ति, जहां हर द्वार पर सवाल है पर उत्तर सिर्फ एक। जारी रहेगा जब बीरबल ने पांव रखा एक ऐसे रहस्य में जहां हर सांस पर धोखा था। बादशाह अकबर रहस्यमयी हालत में मृत पाए गए। दीवार पर उकेरे गए 3 त्रिकोण, एक भविष्यवक्ता साध्वी की वापसी और बीरबल की यात्रा कालगुहा की ओर। अब शुरू होती है वो यात्रा जिसमें बीरबल अकेला नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना सच उसके साथ चल रहा है। बीरबल सुरंग में गिरा और जब आंखें खुली तो वो एक विशाल गुफा में था। गुफा में 3 चमचमाते पत्थर के द्वार थे। हर द्वार के ऊपर कुछ लिखा था। 1 मृत्यु का द्वार, जहां सच बोलने वाले जीवित नहीं रहते। 2 मोह का द्वार, जहां हर कोई वही देखता है जो वो चाहता है। 3 मुक्ति का द्वार, जहां जाने के बाद कोई लौटकर नहीं आए। बीरबल मुस्कराया। 3 त्रिकोणों की सच्चाई शायद इन्हीं 3 द्वारों से जुड़ी है। बीरबल ने साहस से पहला द्वार खोला। अंदर चारों तरफ लाशें पड़ी थी, पर सभी की आंखें खुली थी, जैसे मरने के बाद भी किसी सच्चाई को घूर रही हों। एक वृद्ध भिक्षुक वहां बैठा था। उसने कहा, जो भी यहां आया उसने अपने मन की बात कह दी और मारा गया। तू क्या कहेगा बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे सच जानना है, बोलना नहीं। अचानक वो द्वार अपने आप खुल गया और एक कागज की मरी हुई चिड़िया नीचे गिरी। उस पर लिखा था, जिसे तुमने मारा था वही लौटेगा अब तुम्हें मारने। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। ये किसकी बात हो रही है? किसे मैंने मारा? दूसरा द्वार, मोह का द्वार। दूसरा द्वार खोला। अंदर एक सुंदर बगीचा था, हर तरफ हंसते हुए चेहरे और सामने बादशाह अकबर खुद। उन्होंने कहा, बीरबल देखो, हम जिंदा हैं, सब ठीक है, चलो दरबार लौट चलें। बीरबल की आंखें भर आई, पर उसने फिर देखा, बादशाह की परछाई नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह मोह है और मोह कभी सच्चाई नहीं हो सकता। आंखें खोली तो वो बगीचा धधकती आग में बदल चुका था। बचते हुए बाहर निकला। अब बचा सिर्फ तीसरा द्वार। ये सबसे ठंडा और अंधकारमय था। बीरबल ने जैसे ही पांव अंदर रखा, 3 साए उसके सामने खड़े हो गए। 3 नकाबपोश लोग।
बिल्कुल चुप। बीच में बैठी थी साध्वी। उसने कहा, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया बीरबल। अब देखो मैंने क्या बना लिया। एक चक्र घूमने लगा और दीवारों पर चमकने लगे नाम। बीरबल, अकबर, हुमायूं, बाबर और एक अनजान नाम ज़ाहरुन। बीरबल चौंक गया। ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये तो मेरे दादा के जमाने का कोई था। साध्वी बोली, हां, और वही ज़ाहरुन अब वापस आएगा तुम्हारी नस्ल मिटाने। लेकिन तभी एक रहस्य खुला। साध्वी के पीछे एक कांच टूटा और उसमें से निकला एक वृद्ध जिसकी आंखें जल रही थी। वो बोला, बीरबल, तेरा वक्त खत्म हुआ, क्योंकि तेरा जन्म हुआ ही साजिश के लिए। अब सवाल यह है, कौन है ज़ाहरुन? क्या बीरबल का अतीत सचमुच रहस्य छुपा रहा है? क्या अकबर वाकई जीवित है या सिर्फ मोह का एक और रूप? और 3 नकाबपोश साधु कौन है? बीरबल और आखिरी वंश, राजवंश या शापवंश, जहां बीरबल का खून ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जारी रहेगा 4। पिछली कड़ी में कालगुहा के 3 रहस्यमय द्वार, एक चक्र जो घुमा बीरबल के पूर्वजों का नाम, और साध्वी के पीछे खड़ा वो रहस्यमय वृद्ध ज़ाहरुन, जिसने कहा, बीरबल, तेरा जन्म ही एक साजिश है। अब बीरबल की जिंदगी एक पहेली बन चुकी थी और दरबार में हंसी की जगह एक सन्नाटा फैल चुका था। बीरबल अभी भी कालगुहा के अंतिम कक्ष में था। ज़ाहरुन ने अपनी उंगली से एक रक्तरेखा खींची और दीवार पर लिखा, ये रक्त है जिसे बाबर ने छिपाया, अकबर ने जिया और बीरबल ने अनजाने में दोहराया। बीरबल ने तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? ये सब क्या बकवास है? साध्वी हंसी। ज़ाहरुन सिर्फ नाम नहीं, ये राजवंश का अंधेरा सच है। साध्वी ने 3 ताबीज हवा में फेंके। हर ताबीज में एक चित्र दिखाई देने लगा। एक, पहला ताबीज, एक युवक, हूबहू बीरबल जैसा, लेकिन उसके माथे पर त्रिशूल का निशान था। 2, दूसरा ताबीज, बाबर अपने किसी सलाहकार को फांसी दे रहा है और वो आदमी चीख रहा है, मेरा वंश लौटेगा, तुम्हारा ही खून तुम्हें खत्म करेगा। 3, तीसरा ताबीज, एक कुआं जिसके भीतर किसी नवजात को डुबोया जा रहा है और एक स्त्री रो रही है, बीर, बाल, मुझसे मेरा बाल छीन लिया। बीरबल का माथा घूमने लगा। क्या ये मैं हूं? क्या मेरे माता पिता झूठे थे? ज़ाहरुन बोला, तू जिसे बीरबल समझता है वो सिर्फ एक नाम है। तेरा असली नाम है वीरभद्र, उस सलाहकार का पौत्र जिसे बाबर ने फांसी दी थी। तेरे दादा ने एक शाप दिया था, इस सल्तनत की बुनियाद में जो झूठ होगा वो बीरबल के खून से उखड़ेगा। बीरबल की यादें और एक पुराना सपना। बीरबल को याद आया, बचपन में उसे अक्सर एक सपना आता था। एक स्त्री कुएं में झांकती हुई कहती, बचाओ, मेरा बच्चा बीरबल नहीं वीरभद्र है। अब सब जोड़ने लगा। दरबार में हलचल। उधर आगरा दरबार में भी कोहराम मच चुका था। बादशाह अकबर की मौत के बाद अब रहस्यमयी जीवित बादशाह ने गद्दी पर बैठने का दावा किया। वो हूबहू अकबर जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा कभी छाया में रहता। मंत्री अब्दुल ने पूछा, हुजूर, बीरबल कहाँ है? उसने कहा, वो वापस आएगा, लेकिन इस बार हमारा गुलाम बनकर। बीरबल ने 3 ताबीजों को जलाया और ज़ाहरुन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जमीन फटी और बीरबल एक काले जल के कुएं में गिर गया। उस कुएं की दीवारों पर लिखा था, जहां सच्चाई की उत्पत्ति होती है वही उसकी हत्या भी। अब बीरबल को बाहर निकाल सकता है केवल वो व्यक्ति जो उस शाप से बाहर हो। और तभी एक नई आवाज गूंजी, मैं आई हूं, मुझे बीरबल को बचाना है। साध्वी चौंकी, तू जिंदा है? अब सवाल यह है, बीरबल का असली नाम क्या है और उसकी मां कौन है? क्या बाबर ने कोई ऐसा राज छिपाया था जो सल्तनत को पलट सकता है?
और वो महिला जो उसे बचाने आई है, वो कौन है? बीरबल और शापित मां। कुएं के नीचे की सल्तनत, जहां हर लहर में छुपा है बीरबल का खून और एक औरत की असली पहचान। जारी रहेगा। पिछली कड़ी में बीरबल गिर चुका था उस शापित कुएं में, जिसकी दीवारें उसके पूर्वजों की चीखें दोहराती थी। बाहर खड़ी एक रहस्यमयी स्त्री ने पुकारा, मैं आई हूं। मुझे बीरबल को बचाना है। अब सवाल था, क्या वह स्त्री उसकी असली मां है या कोई नई चाल? कुएं के भीतर एक दूसरा संसार। बीरबल जैसे ही उस काले जल में गिरा, वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो एक प्राचीन नगर में था, लेकिन ये नगर था जल के भीतर। चारों ओर बहती थी नीली रोशनी। लहरों में तैरते थे भूतकाल के दृश्य। एक पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी थी, जिसने जैसे ही बीरबल को देखा, कहा, आखिरकार तू आया। बीरबल बोला, आप कौन है? ये कहाँ हूं मैं? वृद्धा ने बताया, मैं वही हूं जिसने तुझे जन्म दिया, वीरभद्र। लेकिन तुझसे तेरा नाम छीन लिया गया। तेरे जन्म के समय सल्तनत में ग्रहण था। बाबर को भविष्यवाणी मिली थी। उसके राज में एक बालक जन्मेगा जो राजवंश को खत्म कर देगा, और तू वही बालक था। बाबर ने मुझे कैद किया, तुझे कुएं में फेंका, लेकिन तू बच गया और किसी और के नाम से बड़ा हुआ, बीरबल बनकर। बीरबल अवाक, तो अकबर को मेरी सच्चाई पता है? रहस्य फूट पड़ा। बीरबल की मां बोली, नहीं, लेकिन वो जान चुका है कि तू कुछ अलग है। तेरी सूझबूझ, तेरी आंखों की चमक और तेरा सवालों से डर न लगना अकबर को याद दिलाता है उस आदमी की जिसे बाबर ने फांसी दी थी। बीरबल कांप उठा, मेरा खून? क्या मैं गद्दार की संतान हूं? नहीं बेटा, मां ने कहा, तू सच की संतान है। गद्दार वो था जिसने सच छुपाया। उधर आगरा में नकली अकबर ने दरबारियों पर पहरे बिठा दिए थे। अब मंत्रियों से सवाल पूछना गुनाह था। हर कोई बीरबल को ढूंढ रहा था। सलीमा बेगम ने चुपके से एक संदूक खोला। उसमें रखी थी एक चिट्ठी जो बीरबल ने कभी नहीं भेजी थी। अगर मैं कभी गायब हो जाऊं, तो समझ लेना मेरी जड़ें गहरी है और मेरा अतीत किसी कुएं में छुपा है। बीरबल की मां ने उसे एक तलवार दी, जो सिर्फ उसी के खून से जल उठती थी। ये तलवार तेरे पूर्वज की है, जिसने झूठ से लड़ते हुए जान दी थी। अब तू इसे लेकर ऊपर जा, लेकिन याद रख, जब तू निकलेगा, पूरा राज उजागर होगा। बीरबल ने पूछा, लेकिन ऊपर कौन मेरा इंतजार कर रहा है? मां ने कहा, तेरे साथ ऊपर जाएगा एक सच, और तेरे सामने होगा एक ऐसा शत्रु जो दिखता अकबर है, लेकिन है नहीं। बीरबल तलवार लेकर बाहर आया। कुएं से उठती नीली रोशनी ने जमीन फाड़ दी। अंधेरे आसमान में बिजली गिरी और बीरबल जमीन पर गिरा, लेकिन अब उसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी। सामने खड़ी थी साध्वी और ज़ाहरुन, लेकिन ज़ाहरुन की आंखों में अब डर था। बीरबल बोला, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब मैं जान चुका हूं कौन मैं हूं। अब सवाल यह है, बीरबल क्या सच में अकबर के विरुद्ध खड़ा होगा? नकली अकबर कौन है, और क्या बीरबल की मां सच कह रही थी, या वह भी एक चाल है? बीरबल और असली सम्राट सिंहासन पर कौन? जहां फैसला होगा तलवार से नहीं, खून से। जारी रहेगा 5, जहां बीरबल का अतीत, भविष्य और विश्वास तीनों टकराने वाले हैं। सवाल जो सबके मन में है, अगर अकबर दरबार में है, तो कुएं से लौटा बीरबल किसके खिलाफ खड़ा होगा? अगर बीरबल ही सच्चा है, तो फिर अब तक जो अकबर उसे प्यार करता था, वो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल वाकई अपनी मां पर भरोसा कर सकता है, या वो भी एक शातिर चाल है? पूरे मुगल दरबार में डर फैला हुआ था। तख्त पर बैठा था अकबर, लेकिन उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक डर छुपा था। अचानक दरबार का दरवाजा फटा
और अंदर दाखिल हुआ बीरबल। हाथ में चमकती तलवार और पीछे खड़ी थी साध्वी रूप में उसकी मां। सभी मंत्री उठ खड़े हुए, रक्षक तलवारें खींचने लगे। लेकिन बीरबल ने बस एक सवाल किया, अगर तू ही असली अकबर है तो बता, उस दिन बगदाद से कौन सी किताब मंगाई थी? अकबर हड़बड़ाया, कुरान। बीरबल हंस पड़ा, गलत, वो इल्मुल नजूम की किताब थी, जो केवल हम दोनों जानते थे। तभी पीछे से हकीम जफर आया, जिसे सबने मृत मान लिया था। उसने दरबार में एक बर्तन में नीला जल रखा और कहा, जो इसका प्रतिबिंब देखेगा उसका असली चेहरा सबको दिखेगा। नकली अकबर ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा बदलने लगा, शरीर से निकलने लगा काला धुआं, और वहां खड़ा था अब एक रूप बदलने वाला साधु, ज़ाहरुन का सच्चा रूप। बीरबल ने बताया, जिस दिन दरबार में साध्वी आई, वो अकबर को अपने साथ ले गई थी। उसे नींद की जड़ी देकर आत्म साधना के नाम पर कैद कर लिया गया था, और उसकी जगह लिया ज़ाहरुन ने। मंत्री स्तब्ध, दरबार गूंज उठा। साध्वी, बीरबल की मां, बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरा ही बेटा मेरे बनाए हुए भूत को मिटा देगा। ज़ाहरुन, जो अब एक काले नाग की तरह दिख रहा था, बीरबल पर झपटा। लेकिन बीरबल ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और उस तलवार से निकली पूर्वजों की ज्वाला। तलवार ने ज़ाहरुन को 3 हिस्सों में बांट दिया, शरीर, छाया और आत्मा। तीनों को जलाकर बीरबल बोला, अब मुगल सल्तनत की हिफाजत धर्म, तर्क और न्याय से होगी, भय से नहीं। हकीम जफर ने एक औषधि पिलाई और असली अकबर को लाया गया। अकबर की आंखें खुली। वो बीरबल को देखकर मुस्कराया और बोला, तू सिर्फ मेरा सलाहकार नहीं, तू इस सल्तनत का सच है। मोरल, जो लोग भविष्यवाणी और अंधविश्वास के नाम पर सत्ता चलाना चाहते हैं, वे कभी न कभी अपनी ही चाल में फंसते हैं। और जो सच को तलवार नहीं, दिमाग से थामे, वही असली विजेता होता है। बीरबल और हंसी की चोरी, दरबार में मुस्कान का रहस्य। एक दिन सुबह जब अकबर का दरबार लगा, तो सभी दरबारी चुपचाप बैठे थे। न कोई हंसी, न कोई मुस्कान। जहां दरबार हमेशा चुटकुलों और हंसी से गूंजता था, वहां आज सन्नाटा था। अकबर ने पूछा, आज सबका मूड इतना खराब क्यों है? क्या कोई बुरी खबर है? वजीर बोला, हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे, जैसे किसी ने सबकी हंसी ही चुरा ली हो। अकबर हंसते हुए, ये क्या बात हुई? कोई हंसी भी चुरा सकता है? तब एक दरबारी बोला, हुजूर, पिछले 2 दिन से हमारे महल के सभी सेवक, रसोइये, सैनिक सभी गमगीन हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाओ, इस रहस्य का पर्दाफाश वही कर सकता है। बीरबल ने आते ही दरबार का माहौल देखा और मुस्कराया, हुजूर, ये तो बड़ी विचित्र चोरी है, हंसी की चोरी। बीरबल ने सबसे पहले महल के दरवाजों पर तैनात सैनिकों से बात की। वे बोले, साहब, पता नहीं क्यों अब कोई मजाक भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मन भारी रहता है। फिर बीरबल रसोई घर गया। वहां भी रसोइयों के चेहरे मुरझाए हुए थे। बीरबल ने चुपके से नोट किया, महल में हर कोई किसी अज्ञात दुख के कारण बोझ लग रहा था। कुछ दिन पहले ही दरबार में एक नया विदूषक रखा गया था, हंसीराज, जो बहुत मजाकिया था और गाना बजाना भी करता था। लेकिन जब से वो आया, तभी से सबके चेहरे गंभीर होते चले गए। बीरबल को शक हुआ। उसने हंसीराज से सवाल किए, पर हंसीराज ने बेहद मीठे और चुटीले जवाब दिए। फिर भी बीरबल ने गहराई से जांच की योजना बनाई। बीरबल ने एक दिन सब दरबारियों को बुलाकर कहा, आज हम हंसी की प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसाएगा, वही विजेता होगा। हंसीराज को भी बुलाया गया। हंसीराज ने जोक सुनाए, लेकिन सब चुप रहे, कोई हंसा नहीं। फिर बीरबल ने सिर्फ एक वाक्य कहा,
एक बार अकबर ने चुपके से पकौड़ी खा ली और फिर पकड़े गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल ने सबकी आंखों की चमक देखी और हंसीराज की ओर देखा। उसका चेहरा बुझ गया था। बीरबल ने हंसीराज को एकांत में ले जाकर कहा, सच सच बता, तू कौन है? हंसीराज बोला, मैं एक जादूगर हूं। मेरी हंसी की तंत्र विद्या है। जब मैं किसी के सामने विशेष सुरों में गाता हूं, उनकी खुशी खींच लेता हूं। मेरी ताकत लोगों की मुस्कान में छुपी है। बीरबल मुस्कराया। अब समझ आया, तू हंसी नहीं बांटता, चुराता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये आदमी हंसी का चोर है। इसे तुरंत निष्कासित किया जाए और इसके गीत गाने पर रोक लगाई जाए। अकबर ने आदेश दिया, इसे नगर से बाहर कर दो और भविष्य में दरबार में किसी तंत्र मंत्र वाले विदूषक को प्रवेश न दिया जाए। फिर बीरबल ने एक सभा रखी जहां हर दरबारी को एक दूसरे की मजेदार कहानियां सुनानी थी। जल्द ही हंसी की गूंज महल में लौट आई। सीख, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो हंसाता है वो ही दुख का कारण बन सकता है। बीरबल की तरह जरूरी है चुपके से देखना, समझना और सही वक्त पर चाल चलना। बीरबल और खटमल की जायदाद। जब दरबार में बिछ गया बिस्तर का मुकदमा। गर्मियों की एक रात थी। बादशाह अकबर ने नया रेशमी गद्दा मंगवाया था। इत्र से भरा, मुलायम और खास तौर पर ईरान से लाया गया। लेकिन सुबह ही उनके तंबू से हंगामा उठने लगा। अकबर चीखते हुए दरबार में आए, बचाओ, मुझे किसी ने रात भर काटा है। मेरा शरीर खरोंचों से भर गया है। हकीम बुलाया गया, बिस्तर की जांच हुई और पाया गया खटमल। अकबर ने गुस्से में कहा, यह बिस्तर हमारे शाही आराम के लिए है, न कि खटमलों की जायदाद के लिए। फौरन आदेश दिया गया, बीरबल, इस खटमल को पकड़ो और इसे सजा दो। दरबार में सब हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन बीरबल गंभीर था। बीरबल बोला, जहांपनाह, यदि बिस्तर पर खटमल है तो उसे हटाना आसान है, पर अगर खटमल उसे अपनी जायदाद समझे तो मामला जटिल है। अकबर हंसते हुए बोले, तो सुनवाई करो इस खटमल की जायदाद का मुकदमा। अब देखना है इंसान जीतता है या खटमल। बीरबल ने ऐलान किया, दरबार में कल खटमल की अदालत लगेगी। गवाह पेश होंगे, सबूत लाए जाएंगे और फैसला होगा कि बिस्तर किसका है, बादशाह का या खटमल का। लोग समझ नहीं पा रहे थे बीरबल क्या करने जा रहा है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कुछ बुरी हालत में पड़े सिपाही बुलाए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल ने कहा, ये वही सिपाही है जो पिछले महीने पुराने रजाई खाने में सोए थे और खटमलों ने उन्हें चबा डाला। एक सिपाही बोला, हुजूर, खटमल वहां वर्षों से रह रहे थे, जैसे उनकी सल्तनत हो। दूसरे ने कहा, हमारे खून से उनकी आबादी बढ़ती रही और अब वो पूरे महल में फैल चुके हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने अगली चाल चली। उसने एक पुराना चिथड़ा कागज निकाला और कहा, यह रहा खटमलों का जमीनी नक्शा। बिस्तर के हर कोने पर उनका कब्जा है। उन्होंने वहां बच्चे पैदा किए हैं, परिवार बसाए हैं और सुरंग खोदी है। अकबर चौंके। सुरंग? बीरबल बोला, हां, जहांपनाह, खटमलों ने बिस्तर के गद्दों में लंबी सुरंगें बना रखी है, जैसे कोई भूमिगत साम्राज्य हो। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। क्या वो खटमलों को सजा देगा? बीरबल बोला, जहांपनाह, खटमल कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं। वो वर्षों से आपके गद्दों पर पल रहा है। उसका दावा बिस्तर पर वैध हो सकता है अगर वो बिस्तर का किराया भरता, पर उसने कभी कोई लगान नहीं दिया, कोई टैक्स नहीं चुकाया, इसलिए उसका अधिकार अमान्य है। फैसला, खटमलों को तुरंत निर्वासित किया जाए और बिस्तरों की धुलाई हर महीने अनिवार्य कर दी जाए। बीरबल ने खुद खटमल भगाने की योजना चलाई। हर गद्दे को धूप में सुखाया गया। नीम की पत्तियां रजाइयों में डाली गई। खास तेलों से सफाई की गई
और सबसे अहम, रेशमी बिस्तर की जगह देसी सूती बिस्तर लाए गए। अकबर बोले, बीरबल, तू ना होता तो शायद हम खटमलों की सल्तनत में ही रह जाते। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, खटमल हो या कपटी दरबारी, दोनों का इलाज है अकल की धूप। सीख, छोटा दुश्मन भी अगर नजरअंदाज किया जाए तो वो पूरे साम्राज्य में घुस सकता है, पर बीरबल जैसे बुद्धिमान के लिए कोई भी खटमल बहुत बड़ा नहीं। बीरबल और दरबार में बजी हंसी की घंटी। एक दिन सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उन्हें जोर जोर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। वे चौकन्ने हुए और अपनी सुरक्षा टोली के साथ आवाज की दिशा में बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बीरबल और कुछ दरबारी किसी अजीब सी छोटी घंटी को घेर कर खड़े हैं और हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। अकबर गुस्से में, ये क्या तमाशा है दरबारियों, एक घंटी ने तुम्हें इतना हंसा दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, ये मामूली घंटी नहीं बल्कि हंसी की घंटी है। अकबर हैरान, हंसी की घंटी? बीरबल, जी, ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब कोई कुछ इतना अजीब बोले कि सच में पेट पकड़कर हंसने का मन करे। अकबर चिंतित, तो क्या अब हमारे दरबार में मजाक चलेगा? ये राजकाज का स्थान है। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, ये घंटी अब से एक परीक्षा होगी। जो दरबारी सबसे ज्यादा हास्य और बुद्धिमानी से भरी बात कहेगा, घंटी अपने आप बजेगी। अकबर मुस्कुराते हुए, ठीक है बीरबल, चलो फिर, हम भी देखना चाहते हैं कौन इस घंटी को सबसे ज्यादा बजाता है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, हर दरबारी को मौका मिलेगा हंसी की घंटी बजाने का, लेकिन शर्त यह है, बात होनी चाहिए ऐसी कि सच्चाई और मजाक का मेल हो। पहले नंबर पर आया राजा का शाही ज्योतिषी। ज्योतिषी गर्व से, जहांपनाह, आपकी कुंडली के अनुसार आप अगले जन्म में एक तोते बनेंगे जो अमरूदों पर शासन करेगा। घंटी खामोश रही। दरबार में हल्की सी मुस्कान आई, पर घंटी नहीं बजी। अगला नंबर था शाही कवि का। कवि, एक राजा था नंगा, पहनता था टंगा, जब चला तो सब बोले लाज का रंगा। कुछ दरबारी हंसे, लेकिन घंटी अब भी चुप। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल उठा और बोला, जहांपनाह, अगर एक गधा आपको सलाह दे कि आप गधे नहीं तो आप मानेंगे? अकबर हंसकर, नहीं। बीरबल, तो फिर आप रोज दरबार में बैठे इन गधों की सलाह क्यों मानते हैं? टन टन टन, घंटी जोर से बजी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब यह घंटी मनोरंजन का साधन नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। एक चालाक दरबारी ने सोचा, अगर मैं घंटी बजा दूं तो अकबर का खास बन जाऊंगा। वो बोला, दरबारी, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं सम्राट बना और बीरबल मेरे दरबार में मेरे जूते साफ कर रहा है। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। वो मुस्कराया और बोला, बीरबल, आपके सपनों में मैं जूते साफ करता हूं और आपके कर्मों में आप खुद दूसरों के तलवे चाटते हैं। टन टन, घंटी फिर बजी। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सपने से ज्यादा मजेदार है। अब बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। उसने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और कहा, जो चाहे कहो, लेकिन अगर घंटी नहीं बजी तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान बोला, हुजूर, मेरे पास 2 गायें थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, मैं दूध की देवी हूं। मैंने कहा, तो दोनों गायें तुम्हारी मां होंगी। टन टन, घंटी बजी। अकबर बोले, ये तो गजब है। बीरबल, ये तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग निकला। एक दिन अकबर खुद खड़े हुए और बोले, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें हंसी की घंटी से हराना चाहता हूं। सुनो, कल रात मैंने ख्वाब में देखा, मैं घोड़ा बन गया और तू मुझे घास खिला रहा था। बीरबल एक पल चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, अगर मैं ख्वाब में भी आपको खिला सकता हूं तो सोचिए असलियत में कितना सेवक हूं। दरबार शांत था। घंटी नहीं बजी,
बीरबल बोला, जहां पनाह, सच्चे सेवक की बात सुनकर हंसी नहीं ईस्ट आती है। यही वजह है कि घंटी चुप रही। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने हंसी को भी गंभीरता सिखा दी। अकबर ने हंसी की घंटी को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। अब हर शुक्रवार को हंसी दरबार लगाया जाने लगा। शर्त सिर्फ एक, जिसकी बात पर घंटी 3 बार बजेगी उसे इनाम मिलेगा। और सबसे ज्यादा बार घंटी बजाने वाला था बीरबल। सीख, बुद्धि और हास्य जब एक साथ मिलते हैं तो वे तलवार से भी तेज काम करते हैं। और बीरबल जैसा होशियार दरबारी दरबार की जान बन जाता है। बीरबल और नकली भविष्यवक्ता साध्वी। बीरबल और दरबार में बजी हंसी की घंटी। एक दिन सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उन्हें जोर जोर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। वे चौकन्ने हुए और अपनी सुरक्षा टोली के साथ आवाज की दिशा में बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बीरबल और कुछ दरबारी किसी अजीब सी छोटी घंटी को घेर कर खड़े हैं और हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। अकबर गुस्से में, ये क्या तमाशा है दरबारियों, एक घंटी ने तुम्हें इतना हंसा दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, ये मामूली घंटी नहीं बल्कि हंसी की घंटी है। अकबर हैरान, हंसी की घंटी? बीरबल, जी, ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब कोई कुछ इतना अजीब बोले कि सच में पेट पकड़कर हंसने का मन करे। अकबर चिंतित, तो क्या अब हमारे दरबार में मजाक चलेगा? ये राजकाज का स्थान है। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, ये घंटी अब से एक परीक्षा होगी। जो दरबारी सबसे ज्यादा हास्य और बुद्धिमानी से भरी बात कहेगा, घंटी अपने आप बजेगी। अकबर मुस्कुराते हुए, ठीक है बीरबल, चलो फिर, हम भी देखना चाहते हैं कौन इस घंटी को सबसे ज्यादा बजाता है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, हर दरबारी को मौका मिलेगा हंसी की घंटी बजाने का। लेकिन शर्त यह है, बात होनी चाहिए ऐसी कि सच्चाई और मजाक का मेल हो। पहले नंबर पर आया राजा का शाही ज्योतिषी। ज्योतिषी गर्व से, जहांपनाह, आपकी कुंडली के अनुसार आप अगले जन्म में एक तोते बनेंगे जो अमरूदों पर शासन करेगा। घंटी खामोश रही। दरबार में हल्की सी मुस्कान आई, पर घंटी नहीं बजी। अगला नंबर था शाही कवि का। कवि, एक राजा था नंगा, पहनता था टंगा, जब चला तो सब बोले लाज का रंगा। कुछ दरबारी हंसे, लेकिन घंटी अब भी चुप। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल उठा और बोला, जहांपनाह, अगर एक गधा आपको सलाह दे कि आप गधे नहीं तो आप मानेंगे? अकबर हंसकर, नहीं। बीरबल, तो फिर आप रोज दरबार में बैठे इन गधों की सलाह क्यों मानते हैं? टन 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 घंटी जोर से बजी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब ये घंटी मनोरंजन का साधन नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। एक चालाक दरबारी ने सोचा, अगर मैं घंटी बजा दूं तो अकबर का खास बन जाऊंगा। वो बोला, दरबारी, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं सम्राट बना और बीरबल मेरे दरबार में मेरे जूते साफ कर रहा है। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। वो मुस्कराया और बोला, बीरबल, आपके सपनों में मैं जूते साफ करता हूं और आपके कर्मों में आप खुद दूसरों के तलवे चाटते हैं। टन टन घंटी फिर बजी। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सपने से ज्यादा मजेदार है। अब बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। उसने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और कहा, जो चाहे कहो, लेकिन अगर घंटी नहीं बजी तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान बोला, हुजूर, मेरे पास 2 गायें थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, मैं दूध की देवी हूं। मैंने कहा, तो दोनों गायें तुम्हारी मां होंगी। टन टन घंटी बजी। अकबर बोले, ये तो गजब है। बीरबल, ये तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग निकला। एक दिन अकबर खुद खड़े हुए और बोले, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें हंसी की घंटी से हराना चाहता हूं। सुनो, कल रात मैंने ख्वाब में देखा,
मैं घोड़ा बन गया और तू मुझे घास खिला रहा था। बीरबल एक पल चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, अगर मैं ख्वाब में भी आपको खिला सकता हूं तो सोचिए असलियत में कितना सेवक हूं। दरबार शांत था। घंटी नहीं बजी। बीरबल बोला, जहां पनाह, सच्चे सेवक की बात सुनकर हंसी नहीं, ईज़्ज़त आती है। यही वजह है कि घंटी चुप रही। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने हंसी को भी गंभीरता सिखा दी। अकबर ने हंसी की घंटी को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। अब हर शुक्रवार को हंसी दरबार लगाया जाने लगा। शर्त सिर्फ एक, जिसकी बात पर घंटी 3 बार बजेगी उसे इनाम मिलेगा। और सबसे ज्यादा बार घंटी बजाने वाला था। बीरबल, सीख, बुद्धि और हास्य जब एक साथ मिलते हैं तो वे तलवार से भी तेज काम करते हैं। और बीरबल जैसा होशियार दरबारी दरबार की जान बन जाता है। एक दिन सुबह दरबार में गहमा गहमी थी। राजधानी में एक नई साध्वी आई थी। नाम था साध्वी सर्वज्ञा देवी। उसने दावा किया था कि वह भविष्य देख सकती है, मृत्यु का समय जान सकती है और राजाओं के भाग्य बदल सकती है। लोगों की भीड़ उसके आश्रम के बाहर उमड़ पड़ी। दरबारी तक उसके मुरीद हो गए। राजा अकबर के कानों तक बात पहुंची। अकबर, क्या सच में कोई औरत हमारे भविष्य को जान सकती है? राज दरबारी, चाटुकार, जहांपनाह, वो कहती है कि आप अगले 5 वर्षों में सम्राटों के सम्राट बनेंगे और बीरबल दरबार छोड़ देगा। अकबर, चौंकते हुए, बीरबल दरबार छोड़ देगा? राजा को ताज्जुब हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, एक साध्वी आई है जो तुम्हारे भविष्य के बारे में उल्टा सीधा कह रही है। बीरबल, मुस्कराते हुए, जहांपनाह, नकली भविष्य बताने वालों की चालाकी मैं जानता हूं। क्या मुझे उससे मिलने की अनुमति मिलेगी? अकबर, जरूर, पर वेश बदल कर जाओ ताकि वो तुम्हें पहचान न पाए। बीरबल एक फकीर बनकर साध्वी के आश्रम पहुंचा। साध्वी अपनी गद्दी पर बैठी थी, आंखें बंद, माथे पर लंबा तिलक और चमकते वस्त्र। बीरबल, फकीर के रूप में, मां, मैं जानना चाहता हूं, मेरा भाग्य क्या कहता है? साध्वी, आंखें खोलते हुए, तेरी उम्र बस 3 दिन की है, फिर यमराज तुझे लेने आएंगे। बीरबल, और अगर मैं बच गया तो? साध्वी, तो मेरी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है? तू झूठ बोल रहा होगा। बीरबल मन ही मन, तो ये है इसकी चाल। हमेशा ऐसा कहो कि सच झूठ को काट ही न सके। बीरबल मुस्कराया और चुपचाप लौट आया। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा करवाई, साध्वी सर्वज्ञा देवी को राजमहल में बुलाया जाए और उनसे अनुरोध है कि वे राजा के मंत्री की मृत्यु की तिथि और राजकाज का भाग्य बताएं। साध्वी गर्व से दरबार आई। अकबर, साध्वी जी, आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है। आप हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल के जीवन के बारे में क्या कहती हैं? साध्वी, माथा बंद कर, मुझे दिख रहा है। बीरबल अगले 10 दिन में राजधानी छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। दरबार सन्न रह गया। अकबर, चौंकते हुए, क्यों? क्या मृत्यु होगी उसकी? साध्वी, नहीं, वो किसी अज्ञात कारण से भाग जाएगा। बीरबल चुप था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल अब 10 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाए। अगर 10वें दिन वो लौटे तो साध्वी को दंड मिलेगा और अगर न लौटे तो हम मान लेंगे वो सही थी। बीरबल गायब हो गया। लोग कहने लगे, देखो, सचमुच उसने पहले ही कह दिया था। साध्वी की कीर्ति आसमान छूने लगी। वो अब हर किसी का भाग्य देखने लगी। सोने चांदी के दान और दक्षिणा लूट रही थी। दरबारियों ने तकदीर बदलवाने के लिए उसे सोने की मूर्ति भेंट कर दी। 10वें दिन दरबार में एक भिखारी आया। फटे कपड़े, टूटी पगड़ी, एक आंख पर पट्टी। कोई पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जहांपनाह, आपकी अदालत की फर्श अब भी सख्त है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, साध्वी सक्का गई। अकबर,
तो तुम भागे नहीं और साध्वी की भविष्यवाणी झूठी निकली? बीरबल, गंभीर होकर, मैं भागा नहीं था। जहां पना, मैं लोगों की आंखें खोलने गया था और कुछ सबूत भी लाया हूं। बीरबल ने 3 गवाहों को बुलाया। एक अनपढ़ किसान, जिससे साध्वी ने कहा था कि तू अगले हफ्ते राजा बन जाएगा। 2, एक महिला, जिससे कहा गया कि तेरा पति अगले जन्म में साधु बनेगा, अभी तलाक ले ले। 3, और एक बीमार आदमी, जिसे साध्वी ने कहा था कि तेरी मृत्यु 2 दिन में है, पर वो हंसता हुआ जिंदा था। दरबार में शोर मच गया। अकबर गुस्से में, साध्वी, तुमने जनता को ठगा, डराया और झूठ फैलाया। साध्वी कांपती हुई, मैंने बस विश्वास दिलवाया। बीरबल, नकली भविष्यवाणी विश्वास नहीं, धोखा है, और जो डर से कमाई करे वो साध्वी नहीं, व्यापारी है। अकबर ने आदेश दिया, साध्वी को दंडित किया जाए, उसके सारे दान गरीबों में बांट दिए जाएं और उसे राजधानी से बाहर किया जाए। बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी ने फिर से दरबार की लाज रखी। अंतिम सीख, बीरबल, भविष्य जानने की लालसा इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई उसे मजबूत बनाते हैं।